नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए मतदान का काम पूरा हो चुका है। शाम 5:30 बजे तक लोगों ने वोट डाले। जो आज मतदान हुआ वो शाम 4 बजे तक का अनुमान है कि 45% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके बाद जो आखिरी फिगर है वो कुछ देर में आएगी। सुबह आज मतदान काफी सुस्त रहा। दोपहर 2 बजे तक 30% मतदान ही हुआ था। हालांकि शाम होते होते मतदान में तेजी देखी गई। इस बार एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच तिकोना मुकाबला है। नए परिसीमन के बाद पहली बार एक ही एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं। पहले 3 अलग अलग एमसीडी थी और एक ही एमसीडी होने के चलते कई जगह मतदाताओं को कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। कई जगहों पर वोटर लिस्ट में लोगों के नाम नहीं थे, इसलिए उन्हें बिना वोट डाले घर लौटना पड़ा। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी का नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं था, वो वोट नहीं डाल सके। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कई जगह ऐसे मतदाताओं के वोट काटे गए या उनका वोट जो है वोट उनका नाम मतदाता लिस्ट में नहीं था जो बीजेपी समर्थक माने जाते थे। तो इस तरह के तमाम आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बीच आज भी लगते रहे। और इस सब पर बात करने के लिए हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ हैं। शरद शर्मा हमारे साथ हैं, सौरभ शुक्ला और रवीश रंजन शुक्ला। सबसे पहले सौरभ शुक्ला के पास चलते हैं। सौरभ, मतदान खत्म हो चुका है, अब 7 तारीख का इंतजार है। कैसा रहा मतदान एमसीडी का? इस बार इसलिए भी खास था कि 3 अलग अलग एमसीडी नहीं, सिर्फ एक ही एमसीडी की 250 सीटों के लिए वोट डाले गए हैं। बिल्कुल, देखिए परिसीमन हुआ है तो बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन सुबह नजर आया सुशील जी की उनको पता ही नहीं है कि उनका वार्ड बदल गया है। इस वजह से बहुत सारे लोग वोट नहीं डाल पाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और लोकसभा चुनाव से पहले काफ़ी लोग इसको सेमीफाइनल भी कह रहे हैं। पिछली बार यहाँ पर जीत दर्ज की बीजेपी ने, तो लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि बीजेपी ने 7 सीटें यहाँ की जीती। तो फिलहाल अब देखते हैं आगे क्या होगा। जैसे कि हम लोग इस पर काफ़ी बात भी कर चुके हैं कि कैसे बीजेपी ने 2017 में जब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए अपने सारे सिटिंग काउंसलर्स की टिकट काट दी थी, नए लोगों को टिकट दिया था, उनको 181 सीटें भी मिली। अब इस बार बीजेपी ने पूरा जो कैंपेन है वो कूड़े के पहाड़ पर या लोकलाइज मुद्दों की जगह राष्ट्र के मुद्दों पर सामने रखा। यहाँ पर गिरिराज सिंह जैसे नेता आते हैं, इमरान खान पाकिस्तान की बात करते हैं। यहाँ पर सत्येंद्र जैन के वीडियो लीक्स बाकायदे हर रोज़ रोस्टर बना के बीजेपी रिलीज करती है। उधर आम आदमी पार्टी उस ट्रैप में नहीं फंसती है। उनसे सवाल पूछिए कि सत्येंद्र जैन के लीक वीडियोस पे बताइए, वो कहते हैं कि आप कूड़े पे बात करिए। जनता ने बीजेपी को कूड़ा साफ करने के लिए वोट दिया था और ये देखिए ये स्टिंग ऑपरेशन कराते रहे। तो जो आम आदमी पार्टी है उसने अपना कैंपेन बहुत लोकलाइज रखा, लोकल मुद्दों पे रखा। वो जो उन्होंने अपने मुद्दे बना रखे थे कि कूड़े पर ही बात करनी, तो उन्होंने कूड़े पर ही बात की। बीजेपी ने का प्रचार जैसे हमेशा होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर गृह मंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने यहाँ के अपना प्रचार किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के कमजोर होने से फायदा किसका और नुकसान किसका। कांग्रेस पिछली बार 31 सीटें लाई थी, लेकिन उसने चुनाव अच्छा लड़ा था। लेकिन इस बार बहुत सारे क्षेत्रों में कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत नजर नहीं आती है सुशील जी। कुछ पॉकेट्स में कांग्रेस अच्छा कर रही है, सीटें भी जीत सकती है लेकिन समझ ले मेयर बन जाए ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तो इसका फायदा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया तो आम आदमी पार्टी ने स्वीप किया। तो अब देखना होगा, 7 तारीख को पता चल जाएगा क्या नतीजा रहता है। जी, और 7 दिसंबर को अब मतदान का नतीजा दिल्ली एमसीडी का आना है। इस बीच चुनाव गुजरात में भी हो रहे हैं। गुजरात में कल मतदान है दूसरे दौर का। 8 तारीख को वहाँ जो है नतीजे आएंगे, हिमाचल और गुजरात के एक साथ। तो चुनावों का सीजन है। हमारे साथ शरद भी हैं। शरद, मतदान खत्म हो चुका है, अब राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप भी अब किसी काम के नहीं है, अब तो नतीजा आना ही है। कैसा रहा कुल मिलाकर इस एमसीडी का चुनाव, जो पहली बार एक एमसीडी का हुआ, 3 एमसीडी को मिलाकर इस बार एक किया गया और 250 सीटें उसमें हुई। तो लोगों को कुछ कंफ्यूजन भी हुआ होगा, कुछ लोगों की शिकायतें भी थी। देखिए, पहली बात तो अगर हम अपने स्तर पे बात करें, पॉलिटिकल पार्टियों के स्तर पे बात करें तो 2 चुनाव एक साथ हो रहे थे। दिल्ली भी में एमसीडी चल रहा था, गुजरात का विधानसभा चुनाव चल रहा था। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को दोनों जगह चुनौती दे रही है, मुख्य रूप से ऐसा दिखाई दे रहा है, तो वो भी जो है 2 जगह बटे रहे। और क्योंकि चुनाव 2 जगह हो रहे थे तो इसलिए जो दर्शक हैं या रिपोर्टर है
ये भी 2 जगह फोकस कर रहा था, तो इसलिए शायद अगर 2 जगह एक साथ चुनाव ना होते तो शायद और इंटरेस्टिंग या और चर्चा का विषय ये चुनाव बनता, पहली बात। दूसरा, क्योंकि 2012 में एक एमसीडी के 3 हिस्से कर दिए गए थे, 10 साल बाद 3 एमसीडी के वापस जो है 1 एमसीडी कर दी गई, तो नई एमसीडी अब ये यूनिफाइड बनाई गई। इसकी वजह से परिसीमन हुआ और बहुत से लोग जो हैं ये शिकायत करते हुए दिखाई दिए कि वो अपना वोट ढूंढ रहे हैं, अपना पोलिंग बूथ ढूंढ रहे हैं, लेकिन कई कई घंटे घूमने के बाद भी उनको जो अपना पोलिंग बूथ है वो नहीं मिल पा रहा। दूसरी शिकायत बहुत जगहों से जो हर बार ही होती है, लेकिन इस बार प्रमुखता से सामने आई, उसका कारण ये है, लोग जो है ये शिकायत हर बार ही करते हुए आपको मिल जाएंगे कि उनका जो वोट है वो डिलीट कर दिया गया है। हम हमेशा ही देखते हैं हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, नगर निगम का हो, ये शिकायतें हर बार ही आती हैं। लोग ये कहते हैं कि पिछली बार मैंने दिया था, लेकिन इस बार पता नहीं मेरा वोट जो है क्यों काट दिया गया, किस आधार पर काट दिया गया। लेकिन ये बात ज़्यादा चर्चा का विषय बनी और ज़्यादा गंभीर भी इसलिए बनी जब दिल्ली की एक या देश की एक प्रमुख पार्टी के जो प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, उनका ही वोट जो है नहीं इसके अंदर मिला। हालांकि अभी अपडेट ये है कि चुनाव आयोग की जो राज्य चुनाव आयोग है उसने अनिल चौधरी की जो शिकायत थी, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि इंटेंशनली उनका जो वोट है वो डिलीट किया गया है, इसमें राज्य चुनाव आयोग ने ये कहा है कि हम जो है इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट तैयार नहीं करते हैं, हमने केवल चीफ इलेक्टोरल ऑफिस यानी कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग का ही दिल्ली में अंग होता है, जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराता है, वही जो वोटर लिस्ट देता है, हमने वही अडॉप्ट की है। इसलिए अनिल चौधरी की जो शिकायत है, जो सीईओ यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिस दिल्ली है, उनको भेज दी गई है। तो अब जो है इसमें ये बात तो तय ही है कि अगर एक बार आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर ज़मीन आसमान चाहे एक हो जाए, वोट आप नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि पहले से ही जो चीज़ सेट हो चुकी है कि ये लोग हैं, ये वोट डालेंगे, ये मतदाता हैं, ये उम्मीदवार हैं, इनको वोट डालना है, सब कुछ वो पहले से सेट होता है। चुनाव की प्रक्रिया में आप जो है छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों के साथ दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी भी अपना वोट नहीं डाल पाए। लेकिन अब जो है, क्योंकि अब तो वोटिंग भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, आरोप प्रत्यारोप की अब का तो कोई मतलब नहीं है, तो जो एग्जिट पोल है उसके लिए लोगों को अभी 24 घंटे इंतजार करना होगा, क्योंकि गुजरात में भी विधानसभा चुनाव का कल आखिरी वोट डलने वाला है। तो जब वो वोट डल जाएगा उसके बाद दिल्ली के एमसीडी के भी पता लग जाएंगे एग्जिट पोल, और गुजरात के विधानसभा के भी एग्जिट पोल, और फिर 2-3 दिन बाद तो जो है जो एक्चुअल पोल है उसका भी नतीजा आ ही जाएगा। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला भी हैं। रवीश, आपने एमसीडी के चुनाव में क्या कुछ खास देखा? इस बार मतदान अब खत्म हो चुका है। जी देखिए, इस बार सबसे खास बात यही रहा कि बहुत ही हाई प्रोफाइल चुनाव प्रचार रहा, बहुत आक्रामक चुनाव प्रचार रहा। तमाम सारे बड़े बड़े नेताओं को इस चुनाव प्रचार में उतारा गया। कोशिश ये की गई कि राष्ट्रीय मुद्दों पर स्थानीय जो चुनाव है उसको लड़ा जाए। रूस यूक्रेन के युद्ध की बात हुई, वैक्सीन की बात हुई, जहाँ झुकी वहाँ झोपड़ी बनाने की बात हुई, लेकिन ज़मीन पर जो ये दिखा कि मतदाता अभी भी इस चुनाव में जो स्थानीय उनकी समस्याएं हैं, सफाई का चाहे मामला हो, कचरा उठाने का जहाँ तक मामला हो, सीवर की समस्या हो, तो इन्हीं सारे मुद्दों पर और साथ में उसका प्रत्याशी के साथ में क्या संबंध है, उस आधार पर बहुत सारे लोग वोट देते हुए दिखे। हमने कई सारे लोगों से बात किया कि इस चुनाव प्रचार में ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी को एक चेहरा बनाने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, और ये कहा गया कि अगर वो बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतती है तो केंद्र सरकार से सीधे पैसा आएगा। उस पर उनका क्या कहना था? तो उनका कहना था कि भाई लोकसभा में वो हैं, ये जो चुनाव है ये बहुत ही स्थानीय चुनाव है, और इसमें अगर किसी पार्षद ने काम नहीं किए हैं तो देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो नाराज़गी है वो ज़मीन पर देखी गई है। पिछली बार आपको याद होगा कि 2017 में सभी बीजेपी ने अपने जो सिटिंग पार्षद थे उनके सबके टिकट काट दिए थे, लेकिन इस बार 50 से ज़्यादा पार्षदों को जो सिटिंग पार्षद हैं उनको टिकट दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर जो है वो एक तय करेंगे नतीजे की दिशा को, क्योंकि आम आदमी पार्टी का लगातार ये कहना था कि 15 साल आपने बीजेपी को मौका दिया है, 5 साल उसको भी आजमा कर देखिए, तो एक बेहतर विकल्प देने की कोशिश की आम आदमी
पार्टी ने, और ये कहकर उन्होंने अपना पूरा प्रचार किया है। कांग्रेस को अगर देखें तो कांग्रेस की उम्मीदें उन वोटरों से टिकी हुई हैं जो इस 15 साल के एमसीडी के सत्ता में, बीजेपी के सत्ता में रहने से नाराज हैं, और साथ में वो केजरीवाल के 8 साल की सरकार से भी खुश नहीं हैं। तो उन जो मतदाता हैं उनके ऊपर अब कांग्रेस की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस का चुनाव प्रचार बहुत ज़्यादा ज़मीन पर उस एग्रेसिव तरीके से नहीं दिखा। तो अब नतीजे तय करेंगे। लेकिन बीजेपी के अभी एक नेता से मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि चूंकि 35% जो वोटर है वो उनका एक बेस है, मतलब 35% के आसपास जो उनका वोटर है वो एक बेस वोटर है। तो वो कह रहे थे कि हमारा जो है वो 7 से 8% अगर वोटर, हमको फ्लोटर वोटर लाने हैं, अगर वो हमारे पास में आ जाता है तो हम फिर से वही जो 2017 का परिणाम है उसी के आसपास में रहेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी 2017 में 26% उनको जो है वो वोट मिला था, और 16% अगर कांग्रेस वाला जो है उसमें से कुछ टूटते हैं, और इधर सत्ता में रहने का खामियाजा अगर बीजेपी भुगतती है और कुछ इनके वोटर टूटते हैं, तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी अप्रत्याशित परिणाम देखे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये पूरा जो चुनाव है वो इस बार काफ़ी हाई प्रोफाइल रहा और साइलेंट वोटर रहा, मतलब बहुत ज़्यादा खुलकर वोटर किसी भी पार्टी के बारे में नहीं बताया। तो बहुत ही रहस्यमयी चुनाव है सुशील जी, और ये नतीजे बताएंगे कि किसके पक्ष में कितना लोगों ने वोट किया। जी, बहुत ही दिलचस्प रहा। एमसीडी का चुनाव किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं था। सभी पार्टियों के बड़े स्टार प्रचारक जमीन पर उतरे थे प्रचार के लिए। तो आज जो मतदान हुआ इसके दौरान कई लोगों की नाराजगी भी दिखी, कुछ के नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे। दिल्ली का कतेवरा गांव है, यहाँ के लोगों ने एमसीडी के चुनाव का बहिष्कार किया, मतदान नहीं किया, और इस गांव के लोगों का आरोप है कि उनके यहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, न अच्छी रोड हैं, न नालियां हैं। गांव के लोगों ने कहा कि जब तक हमारी मांगें नहीं सुनी जाएंगी हम वोट नहीं डालेंगे। तो उस ग्रामीणों को सुनते हैं। इसमें जी 3500 के आसपास वोट हैं। अच्छा। और पूरे गांव ने बहिष्कार किया हुआ है। हमारा गांव बहुत शांति प्रिय है। बहिष्कार का कारण क्या है? बहिष्कार का कारण ये है सर, हमें प्रशासन से, हमारी प्रशासन की लड़ाई है। 15 साल से हमारे पूरे गांव में कोई कार्य नहीं हुआ। सभी गली नाली सब छड़ी हुई है, रोड, हमारा गांव से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। और हमने कई बार एमएलए साहब को भी, एमपी साहब को भी, सबको हमने लेटर दे लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं सर। भाई गांव का कोई भी काम ना हो रहा 10-12 साल से, ना नाली बन रही, ना गाड़ बन रही, ना सड़क बन रही, ना शमशान भूमि, सब खंडरवा प्रयास होता। यह महिला को परेशानी और किसको है? इतनी गंदी गली में हम चल रहे तो और किसको है? बारिश होती है, इतना पानी खड़ा हो जाए गलिया में, हम कैसे जाएंगे? निकल नहीं पाते। बहुत समस्या है गांव के लिए, औरतों के लिए और ज्यादा है। हम वोट नहीं डालेंगे। हमारा ये कहना है, कोई सुनाई नहीं करेगा इतना हम वोट डालेंगे नहीं। और अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा अब राजस्थान पहुंच गई है। राजस्थान इस लिहाज से कांग्रेस के लिए काफी अहम है कि यहां पर दो सबसे बड़े नेताओं के बीच काफी समय से खींचतान चल रही है, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो हैं वो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिख रहे थे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ये सब थमा है जब कांग्रेस हाईकमान ने दखल दिया। तो अब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजरेगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हैं। हर्षा, बहुत अहम है राहुल गांधी की ये यात्रा। अब जब राजस्थान से गुजरेगी, सबकी निगाह रहेगी कि कांग्रेस के सभी धड़े किस तरह उनके पीछे आते हैं और राजस्थान में किस तरह से कोई हल निकलता है सत्ता के संघर्ष का। जी बिल्कुल, देखिए जहां तक यात्रा का जो विजुअलाइजेशन है, जो इसका ऑप्टिक्स है, वहां पे हम साफ देख रहे हैं कि सब लोग एक साथ चल रहे हैं और बहुत जो कोशिश भी कर रहे हैं कि यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक मंच पे दिखे। और आपको पता है कि पहले भी जो वेणुगोपाल यहाँ पर आए थे यात्रा के पहले एक स्थिति का जायजा लेने के लिए, तो सबसे पहले वो ये बात आए थे कि दोनों नेता एक मंच पर दिखे, समन्वय दिखे उनके बीच में और एकता का एक संदेश दिया जाए। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप यात्रा का रूट देखेंगे तो यात्रा का रूट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ पूर्वी राजस्थान से ही निकल रहा है और कांग्रेस को लगता है कि जहां गुर्जर, मीणा और जो ये वोट बैंक है, यहाँ पर इनका अच्छा प्रदर्शन हो सकता है अगले चुनाव में। तो यात्रा का जो रूट है वो भी सिर्फ एक तरफ राजस्थान से निकलेगा, बाकी राजस्थान को नहीं छुएगा।
तो ये दोनों जो राजनीतिक मुद्दे हैं ये महत्वपूर्ण है और इस पर नजर रखना जरूरी है। जी शुक्रिया हर्षा इस पूरी जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के झालावाड़ जिले से ये झालरापाटन से राजस्थान में प्रवेश कर रही है यात्रा, और इस दौरान कांग्रेस के सभी धड़ों पर निगाह रहेगी किस तरह वो एक होकर कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस को भी जोड़े रखते हैं। वक्त एक ब्रेक का।